आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कोई भी ऐसे आइसोमर जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके एक से ज्यादा कन्फर्मेशन पॉसिबल है? लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तो ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, सॉर्स जैसा दिखता है। केटायन और केटायन के बीच में रिपल्सन होगा और अब इस रिपल्सन के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी, देन गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुल इक्लिप्स्ड। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे आइसोमर जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। सो ध्यान रखिएगा, वेरियस अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशन एंड देयर एनालिसिस इज नोन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन के कारण अगर किसी मॉलिक्यूल के वेरियस अरेंजमेंट हमें मिलते हैं तो उन वेरियस अरेंजमेंट्स को ही हम कन्फर्मेशंस कहते हैं और उनकी स्टडी को कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड है, अगर कोई मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, वेरियस कन्फर्मेशन बनाता है, तो उस मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमर आल्सो नोन एज रोटामर्स बिकॉज दे आर नॉट ट्रू आइसोमर। ध्यान सुनिएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम रोटेशनल आइसोमर या रोटामर भी कहते हैं और इनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रोटामर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोटेशन के कारण क्रिएट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होने के कारण यह आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है, इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को या वेरियस कन्फर्मेशंस को हम रोटामर्स भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम ट्रू आइसोमर नहीं कहते। रीजन यह है कि ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसलिए ये ट्रू आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि एक कन्फर्मेशन दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और यही रीजन है कि रोटेशनल आइसोमर्स को हम रूम टेम्परेचर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखते हैं थ्योरी के, कुछ पॉइंट्स और। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इज नोन एज रोटेशनल एनर्जी। एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस एनर्जी को हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तो ये कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर एक एक करके मैं इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप ये पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके एक से ज्यादा कंफर्मेशन पॉसिबल है? कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो ऐसा हर मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सो फॉर कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अगर मॉलिक्यूल में कम से कम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है
तो फिर ये मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर हम CH4 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो अगर आप CH4 मॉलिक्यूल में देखेंगे तो CH4 में 3 सिग्मा बॉन्ड तो हैं, इनफैक्ट सिग्मा बॉन्ड तो 4 हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड केवल 2 हैं। और कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, और इसलिए CH4 मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एथेन मॉलिक्यूल। अगर यहां पर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं H CH2 H। अब यहां पर देखिए इस मॉलिक्यूल में भी 1 2 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है। और यार किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड दिख जाए आपको, तो बिल्कुल आप कहिए कि यस सर, ये मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बस आपको देखना क्या है, 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए बस। अब जैसे CH3OH देखो, आप कहोगे सर देखो यहां पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से CH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, तो क्या सर CH3OH मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, ये शो करेगा। फिर कहा सर एक और मॉलिक्यूल है CH3Cl, यहां पर देखिए H CH2Cl। इस बार तो यार कंटिन्यूअस केवल 2 ही हैं, तो ये मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, CH3NH2, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये CH2 से कनेक्टेड है, फिर NH और H, मिनिमम 3 होने चाहिए। यहां पर देखिए 1 2 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी वेरियस कंफर्मेशन बनाएगा। यहां पर देखिए यहां पर 1 2 3 है, इनफैक्ट अगर हम हाइड्रोजन कार्बन को भी इधर भी और इधर भी इंक्लूड कर लें तो 5 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 3 कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तब भी मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यस, ये मॉलिक्यूल भी कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखें अगर तो H CH2 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 और H 3 होने चाहिए थे, यहां पे तो 1 2 3 4, जैसे यहां 5 थे कंटिन्यूअस, तो यस प्रोपेन मॉलिक्यूल भी कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1 2 डाइक्लोरो एथेन, इसमें 1 2 3 कंटिन्यूअस है, ये भी शो करेगा। CH3 CH2Cl, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं तो H CH2 CH2 और Cl, यहां पर भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी शो करेगा। साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल देखें तो यहां पे तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस बॉन्ड है, ये भी कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, वो मॉलिक्यूल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हम यहां पे कंफर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। कंफर्मेशनल, बिल्कुल सबसे सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। अगर एथेन मॉलिक्यूल ले लें और एथेन मॉलिक्यूल का कंफर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, तो यार एथेन, ये CH3 CH3, यहां पे हाइड्रोजन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड तो हैं, ठीक है। और अगर 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है तो ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये वेरियस कंफर्मेशन बनाएगा। अब अगर इसका हमें कंफर्मेशनल एनालिसिस करना है तो यहां पर 2 टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, एक सॉहॉर्स, एक न्यूमैन। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसका हमें स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है कि एक्चुअली मॉलिक्यूल 3D में कैसा दिखेगा। तो अब देखिए CH3 CH3, यहां पर 2 कार्बन है,
दो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और 3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, तो ये इस तरह से, ठीक है। और ये पीछे वाला कार्बन, इससे भी इस तरह से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो सभी बॉन्ड एंगल 109 होने चाहिए। CH3 में दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो यहां पर बॉन्ड एंगल 109 होगा, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। इसको सॉ हॉर्स क्यों कहते हैं? सॉ मतलब होता है लकड़ी, हॉर्स मतलब घोड़ा। सुना होगा ना आपने बचपन में, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। तो ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, सॉ हॉर्स जैसा दिखता है, सॉ हॉर्स जैसा दिख रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम सॉ हॉर्स फॉर्मूला कहते हैं। ये कार्बन यहां पर हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन, और इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो जितने भी, अगर आप यहां से देखते हैं तो ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन है, ये बैक वाला हाइड्रोजन है, फ्रंट वाले हाइड्रोजन के पीछे बैक वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन के पीछे ये कार्बन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, और इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन। तो यहां पर देखने पर सभी फ्रंट वाले एटम्स ने बैक वाले एटम्स को ढक रखा है, और जब ढक रखा है तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्मूला। ये है इक्लिप्स्ड फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर ये देखूं तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन अलाउड होता है। ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड के राउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्रिएट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन अलाउड होता है, और फ्री रोटेशन के कारण क्रिएट होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू फ्री रोटेशन। Conformations are formed due to free rotation around carbon-carbon sigma bond और carbon-carbon signal bond। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्री रोटेशन है, और अगर फ्री रोटेशन है तो अब अगर मैं बैक वाले कार्बन को यहां पे फिक्स कर देता हूं, मैंने बैक वाले कार्बन को फिक्स कर दिया, तो बैक वाला कार्बन जहां पे था वहीं पे रहा। ठीक है, अब बैक वाले को फिक्स कर दिया, जहां पे कार्बन था वहीं पे है, और इसको घुमा दिया। अगर इस हाइड्रोजन को रोटेट कर दें तो ये हाइड्रोजन आ गया यहां पे, ये हाइड्रोजन आ गया यहां पे हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए जरा, इस बार कोई भी हाइड्रोजन किसी को नहीं ढक रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन यहां पे है और ये हाइड्रोजन यहां पे है, कोई भी हाइड्रोजन एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला, जब कोई भी किसी को ढक नहीं रहा है तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड। तो दो फॉर्मूले बनते हैं, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। अगर सभी फ्रंट वाले ने बैक वाले को ढक रखा है तो इसको हम कहेंगे इक्लिप्स्ड, और किसी ने भी किसी को नहीं ढक रखा है तो इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड। और ये जो फॉर्मूला हम बनाते हैं, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं सॉ हॉर्स फॉर्मूला। ठीक है, सॉ हॉर्स फॉर्मूला ये मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में 3D में कैसा है। नोट कीजिए सॉ हॉर्स फॉर्मूला, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी का हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास CH3 है, यहां पर दो कार्बन है, ठीक है ना, हम सॉ हॉर्स फॉर्मूले से ही न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था सॉ हॉर्स कुछ इस तरह से है। ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला जब फ्रंट वाले ने बैक वाले को ढक रखा है तो ये हो गया इक्लिप्स्ड। अब देखिएगा जरा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे ये कार्बन फ्रंट में दिखेगा, ये कार्बन बैक में दिखेगा। जो फ्रंट कार्बन है इसको हम डॉट से बनाते हैं। फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन,
तो फ्रंट कार्बन से जोड़ देते हैं इस तरह से 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन फ्रंट वाले कार्बन से। ये फ्रंट कार्बन है जिसको हम डॉट से बनाते हैं, और ये जो बैक वाला कार्बन है इसको हम सर्कल से बनाते हैं, इसको सर्कल से बनाते हैं। और बैक वाले कार्बन से भी देखें तो बैक वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन बैक वाले कार्बन पे। फ्रंट वाले ने बैक वाले को ढक रखा है तो बैक वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डॉटेड लाइन से बना देते हैं ये इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फ्रंट कार्बन को डॉट से और जो बैक वाला कार्बन है इसको सर्कल से बनाते हैं। सर्कल से किसको बना रहे हैं? ये बैक कार्बन सर्कल, फ्रंट कार्बन को डॉट से। अब यहां पे सभी फ्रंट वालों ने बैक वाले को ढक रखा है और इसलिए इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्मूला। ये हो गया इक्लिप्स्ड। अब देखिए स्टैगर्ड कैसा होता था, अगर मैं यहां पे इसको बैक वाले को फिक्स कर देता हूं, बैक वाले को फिक्स कर दिया और फ्रंट वाले को रोटेट कर देते हैं, तो जो यहां था वो यहां आ गया, जो ये था वो यहां आ गया और ये यहां आ गया इस तरह से। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये बैक कार्बन फ्रंट कार्बन को मैंने क्या किया, फ्रंट को फिक्स कर दिया, किसी को भी एक को, फ्रंट या बैक किसी को भी एक को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बैक वाले कार्बन से लगी हुई वैलेंसी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, और फ्रंट वाली को रोटेट कर देते हैं। देखो ये हाइड्रोजन यहां था, रोटेट किया, हाइड्रोजन यहां आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया, और बैक वाले जहां पर थे वहीं पर हैं, ये ऐसा। तो अब कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये स्टैगर्ड है। जब फ्रंट वाला बैक वाले को ढक लेगा, इक्लिप्स्ड, कोई किसी को नहीं ढके, तो ये स्टैगर्ड है। अगर मैं बैक वाले को फिक्स रख लूं और फर्स्ट वाले को 45 डिग्री एंगल से, ठीक है ना, अगर हम यहां पर 45 डिग्री एंगल से, यहां पे हम 60 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं, ठीक है, पूरा सर्कल अगर देखें तो 360 का है, इसको हम यहां से इतने पे रोटेट कर रहे हैं, ये वाले 60 डिग्री एंगल से, थीटा 60 डिग्री एंगल से, तो ये बन गया स्टैगर्ड। अब देखिएगा, अगर मैं फिर से इसको 60 पर रोटेट करता हूं तो फिर ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो फिर से इक्लिप्स बन जाएगा। फिर 60 पे रोटेट करूं, जैसे अगर मैं 60 पे रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, फिर से स्टैगर्ड से इक्लिप्स बन जाएगा। फिर 60 से रोटेट करें तो स्टैगर्ड बन जाएगा। तो आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन इन कंफर्मेशन ऑफ एथेन, स्टैगर्ड विल बी कन्वर्टेड टू इक्लिप्स्ड एंड इक्लिप्स विल बी कन्वर्टेड टू स्टैगर्ड। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, यहां पे मैं एक पॉइंट लिख दूंगा अभी। और देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट किया होता, 60 से ना रोटेट करके किसी और एंगल से रोटेट करते, 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करते, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहां पे बैक वाले को फिक्स रखा, फ्रंट वाले को 60 से रोटेट किया, अगर 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करते, ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन यहां पर ना आकर के, ठीक है, 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट कर देते हैं। बैक वाले को पहले बना देता हूं मैं, बैक वाले फिक्स्ड हैं, तो ये हाइड्रोजन यहीं पे है, ये हाइड्रोजन यहां पे है और ये हाइड्रोजन यहां पे है। फ्रंट वाले को हम रोटेट कर रहे हैं, तो फ्रंट वाले को यहां पे आया, ये वाला यहां पे आया और ये यहां पे आता। अब देखिए, अगर 60 से रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से इक्लिप्स स्टैगर्ड में। लेकिन समझो मैंने 60 से ना रोटेट करके 30 डिग्री एंगल से रोटेट किया होता तो यहां पे आता, ठीक है। अगर मैं यहां पे
60 से ना रोटेट करके 15 से रोटेट करता तो एक तो ये 0 पे बनता, जब यहां पे दोनों के बीच में एंगल 0 है, फिर 15 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे और 60 पे स्टैगर्ड बनता। तो अगर आप 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, स्टैगर्ड इक्लिप्स बन जाएगा, इक्लिप्स स्टैगर्ड बन जाएगा। लेकिन 60 डिग्री के अलावा अब बाकी किसी भी एंगल से रोटेट करें तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं स्क्यू। ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने पर स्टैगर्ड इक्लिप्स, इक्लिप्स स्टैगर्ड। लेकिन 60 के अलावा आप किसी और एंगल से रोटेट करेंगे तो जो कन्फर्मेशन बनेगा वो स्क्यू बनेगा। ठीक है, तो इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जितने भी कन्फर्मेशन बन सकते हैं उन सभी को हम कहते हैं स्क्यू। जैसे मान लो 0 डिग्री पर जब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है तो इक्लिप्स्ड है, जब 60 डिग्री है तो स्टैगर्ड है। किसी ने कहा कि सर अगर 15 डिग्री पर रोटेट करें तो वो भी स्क्यू है। सर 30 पे रोटेट किया होता वो भी स्क्यू होता, 45 पे वो भी स्क्यू होता। मान लो अगर ऐसे ही हम 10 डिग्री पर रोटेट करते तो एक 0 पे मिलता, फिर 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30, 40, 50, 60। ऐसे अगर 1 डिग्री से रोटेट करते तो एक 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरह से 0.1 डिग्री से करते तो और ज्यादा बनते। और यही रीजन है कि हम कहते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बन जाएंगे। अगर इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल से डेविएट किया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बनेंगे। यही रीजन है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल के टोटल आइसोमर काउंट करते हैं तो उनमें कन्फर्मेशन आइसोमर्स को काउंट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि हम कन्फर्मेशन आइसोमर को ट्रू आइसोमर में नहीं कहते हैं, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इक्लिप्स्ड अपने आप स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगा, स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट होगा, बीच में स्क्यू भी बनेगा। ये सभी रूम टेम्परेचर पर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट डाल के नोट लिख लीजिए। आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन staggered will be converted to eclipsed and vice versa। ठीक है, इक्लिप्स कन्वर्ट हो जाएगा स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड कन्वर्ट हो जाएगा इक्लिप्स में आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन। नोट कीजिए, देखिए अगर हमें वेरियस कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन से कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल हैं और कौन से कन्फर्मेशन कम स्टेबल हैं, हमने क्या देखा, 60 डिग्री रोटेशन करने पर स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें यह चेक करना है स्टैगर्ड और इक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमें चेक करनी पड़ेगी इनकी एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एनर्जी डिपेंड करती है रिपल्सन पर, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा और स्टेबिलिटी उतनी कम। तो अगर हमें वेरियस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के। एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी, एनर्जी डिपेंड करेगी रिपल्सन पर। जहां कहीं पर भी रिपल्सन होगा एनर्जी बढ़ जाएगी, जहां कहीं अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। सो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा रिपल्सन। जहां पर भी रिपल्सन ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब देखिए जो रिपल्सन है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। रिपल्सन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेजर फैक्टर है टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। अच्छा, ये जो एंगल स्ट्रेन है ये केवल साइक्लिक कंपाउंड में आएगा।
तो जब साइक्लिक कंपाउंड आएंगे वहां पर देखेंगे एंगल स्ट्रेन। अभी तो केवल दो टाइप के स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब रिपल्सन, टॉर्सनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है रिपल्सन, तो यहां पे रिपल्सन देख लें या स्ट्रेन देख लेते हैं। जहां कहीं पर भी रिपल्सन ज्यादा मतलब स्ट्रेन ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, अब देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसको हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। फिर दूसरा, सर स्टेरिक स्ट्रेन क्या है। तो स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप्स, एटम और ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो रिपल्सन लगता है उसको हम कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर हम एथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, यह है एथेन मॉलिक्यूल। अब देखिए जरा, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म। अगर स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है तो ये हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और इसको 60 से घुमाया है तो हाइड्रोजन यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां पे और हाइड्रोजन यहां पे। अब ध्यान से देखिएगा, टॉर्सन स्ट्रेन क्या है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, भाई कोई भी बॉन्ड होगा, बॉन्ड किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है इसको कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। भाई यहां पर बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है इसको हम कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। दूसरा होता है स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, ये जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, तो जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं या ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन लग रहा होता है, इन ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन है, ये जो रिपल्सन है इसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, या इसी को कहते हैं वंडरवाल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या इसी को वंडरवाल्स स्ट्रेन भी कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है इसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो दो टाइप के स्ट्रेन हैं, एक टॉर्सनल स्ट्रेन और एक स्टेरिक स्ट्रेन। जहां पर भी ये स्ट्रेन मैक्सिमम होंगे वहां पर स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। अब देखिए, आपको खुद पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज पास पास है तो निगेटिव चार्ज जितना पास होंगे उनके बीच में उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन ज्यादा तो सिस्टम की एनर्जी भी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यहां पर देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास नहीं, दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो यहां पर रिपल्सन कम तो एनर्जी भी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चाहे टॉर्सनल स्ट्रेन हो या स्टेरिक स्ट्रेन, देखिए हाइड्रोजन पास पास है, ज्यादा रिपेल करेंगे, दूर दूर हैं कम रिपेल करेंगे। तो अगर हम टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन कंपेयर करें, कहां पर, एक बार इक्लिप्स्ड में और स्टैगर्ड में, तो देखते हैं कहां पर रिपल्सन ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में अगर हम स्ट्रेन कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा एंगल, जैसे यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इस एंगल को कहते हैं डायहेड्रल एंगल। थीटा यहां पे 60 है, ये डायहेड्रल एंगल है। तो फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी, फ्रंट वाली वैलेंसी और बैक वाली वैलेंसी से जो प्लेन पास होगा उनके जो बीच का एंगल है उसको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो नेक्स्ट पेज में आप डायहेड्रल एंगल लिख लीजिएगा। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, यहां पर लिख लेते हैं डेफिनेशन। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, एंगल
बिटवीन प्लेन पासिंग थ्रू फ्रंट वैलेंसी एंड बैक वैलेंसी। फ्रंट वैलेंसी एंड बैक वैलेंसी के फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी से पास होने वाले प्लेन के बीच का जो एंगल है वो डायहेड्रल एंगल है। जैसे अगर हम इक्लिप्स में देखें तो यहां पे डायहेड्रल एंगल कितना है, थीटा कितना है, तो इक्लिप्स में 0 है। स्टैगर्ड में अगर देखें तो यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना है, 60, तो यहां पर 60। अब देखें, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं इसको फिर से 60 से रोटेट करता हूं तो स्टैगर्ड कन्वर्ट हो जाएगा इक्लिप्स में, तो 120 डिग्री पे फिर से क्या मिल जाएगा, इक्लिप्स्ड। फिर 60 से घुमा दें तो 180 पर स्टैगर्ड, 180 पर, फिर 60 से घुमा दें 240 पर इक्लिप्स्ड, फिर 300 पर स्टैगर्ड, और फिर 360 पर घुमा दें तो ये मिल जाएगा अगेन इक्लिप्स्ड। हम कह सकते हैं आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड विल बी कन्वर्टेड टू इक्लिप्स्ड एंड इक्लिप्स विल बी कन्वर्टेड टू स्टैगर्ड। और अगर 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करें, जैसे 15 से या 30 से, तो जो बाकी सब बनेंगे उनको हम कहते हैं स्क्यू। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन, अगर हाइड्रोजन एटम देखें तो यहां पर देखिए जरा, यहां पर दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम है। इक्लिप्स में देखें तो दोनों हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम इक्लिप्स्ड में मिनिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, और इसमें दोनों के बीच में है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। अब देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन कहां ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा। स्टेरिक स्ट्रेन भी यहीं पर ज्यादा है, यहां पर देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन कम और स्टेरिक स्ट्रेन भी कम है। तो जहां पर ग्रुप पास पास होंगे वहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, स्टैगर्ड में मिनिमम और इसमें इंटरमीडिएट। तो अगर स्टेबिलिटी देखें तो जहां पर रिपल्सन मिनिमम वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम, 1 नंबर मोस्ट स्टेबल, और जहां पर स्ट्रेन मैक्सिमम वहां स्टेबिलिटी मिनिमम, तो ये थर्ड में आ जाएगा और ये इंटरमीडिएट दोनों के बीच में आ जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड, और फिर हो जाएगा स्क्यू, और सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी इक्लिप्स्ड की। तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये देखा हमने कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। अगर हम प्रोपेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस देखें, प्रोपेन CH3 CH2 CH3। अब देखिए अगर ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो देखो फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये देखिए फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये बैक वाला कार्बन है और बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 अटैच्ड है। यहां पर CH को CH3 ने, हाइड्रोजन सभी ने एक दूसरे को ढक रखा है, तो ये है इक्लिप्स फॉर्म। अब अगर मैं इसको 60 से रोटेट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर 60 डिग्री से रोटेट करता हूं तो अब H यहीं पर रहेगा, फ्रंट वाले को फिक्स किया है, बैक वाले को रोटेट किया, CH3 यहां पे आ गया, H यहां पे और H यहां पे। अब ध्यान से देखिए अगर मैं एक बार और 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं तो फिर से मुझे हाइड्रोजन तो उसी पोजीशन पर हैं,
अब CH3 आ गया यहां पे, हाइड्रोजन आ गया यहां पे, और ये हाइड्रोजन आ गया यहां पे। तो फिर से अगेन जो इक्लिप्स्ड मिला है, जो नया इक्लिप्स्ड मिला है, वो किसके जैसा है? वो फर्स्ट जैसा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोपेन में भी आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स में स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोपेन का जो कन्फर्मेशन है वो बिल्कुल एथेन जैसा है। हम लिख सकते हैं इन प्रोपेन मॉलिक्यूल लाइक एथेन आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन staggered will be converted to eclipsed and vice versa। स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोपेन का जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है वो बिल्कुल एथेन जैसा ही है। और इसीलिए यहां पर भी अगर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखा जाए तो यहां पर देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम है। यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही थी, टॉर्सनल स्ट्रेन भी यहां पर मिनिमम है, यहां मैक्सिमम। स्टेरिक स्ट्रेन जो H और CH3 के बीच में लग रहा है, यहां पर ज्यादा रिपल्सन है, पास है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होंगे, यहां पर ज्यादा रिपल्सन, यहां मिनिमम रिपल्सन। तो यहां पर भी सबसे ज्यादा होगा स्टैगर्ड, यहां पर भी सबसे ज्यादा स्टैगर्ड, फिर इसमें भी स्क्यू बनेंगे और फिर इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम। तो चाहे चाहे एथेन हो या प्रोपेन, मेथेन तो सो ही नहीं करेगा, है ना, चाहे एथेन हो या प्रोपेन हो, दोनों का अगर कंफर्मेशन एनालिसिस किया जाए तो सिमिलर है। दोनों में ही सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, फिर स्क्यू और फिर इक्लिप्स्ड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यार ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कंफर्मेशन हमें कहां काम आने वाला है ना, क्या करने वाले हैं। तो यार कंफर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं और उनमें कंफर्मेशन देखते हैं। जैसे कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। अब यार ब्यूटेन देखोगे, ब्यूटेन कैसा दिखेगा, तो देखो जरा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है कंफर्मेशन, ये है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में दो पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 कार्बन है। मैं काम करता हूं, पहले C1 और C2 के बीच में देख लेता हूं, C1 और C2 के बीच में, ये वाला C1 और ये C2। तो देखो फ्रंट कार्बन, इसको मान लेते हैं C1 फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है? आप कहेंगे सर फ्रंट कार्बन से देखो इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर बैक वाला कार्बन, आप कहेंगे सर बैक वाले कार्बन को सर्कल से बना देते हैं, बना दिया। इससे क्या जुड़े हैं? तो बैक वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और एक ये पूरा C2H5, तो ये C2H5 ये बन गया। यहां पे H ने C2H5 को ढक रखा है, तो ये हो गया इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स तो समझते हैं जब सामने वाला पूरे वाले को ढक ले, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, मून इक्लिप्स होता है, वैसे यहां पर ये H ने C2H5 को ढक रखा है, तो इक्लिप्स्ड हुआ। अब अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है ना, किसी एक को भी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स कर दिया और बैक वाले को घुमा दिया, C2H5 यहां पे आ गया, हाइड्रोजन यहां पे और हाइड्रोजन यहां पे। अब अगेन अगर इसको 60 से घुमाएंगे तो अब अभी जैसे हाइड्रोजन के पीछे C2H5 था, ये C2H5 यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा।
तो अगर ब्यूटेन में भी हम C1 और C2 के बीच में कंफर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे तो वो प्रोपेन और एथेन जैसा ही होगा। ठीक है, तो अगर C1 और C2 के बीच में देखेंगे तो ये स्टैगर्ड, पहला इक्लिप्स था, अब बन गया स्टैगर्ड, अब ये बन गया स्टैगर्ड। तो C1 और C2 का अगर हम ब्यूटेन में कंफर्मेशनल एनालिसिस देखें तो ये सिमिलर होगा किसके, लिख सकते हैं सिमिलर टू एथेन एंड प्रोपेन। यहां पर भी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल, फिर इक्लिप्स्ड और फिर गॉज। स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्क्यू है ना। यहां पर भी C1 C2 में देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, देन स्क्यू और देन इक्लिप्स्ड। लेकिन यार यहां पे एक पॉसिबिलिटी और है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। हम यहां पर इस C2 और C3 के बीच में कंफर्मेशनल एनालिसिस देख सकते हैं, और जब C2 और C3 के बीच में कंफर्मेशनल एनालिसिस देखते हैं तो वो C1 और C2 से डिफरेंट मिलता है। नोट कीजिए इसको। फिर C2 और C3 के बीच में कंफर्मेशनल एनालिसिस देखते हैं। देखिए बिटवीन C2 एंड C3 का अंतर, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, ठीक है ना, और अब हम इन दोनों कार्बन के अलोंग कंफर्मेशन देख रहे हैं। तो देखो ये वाला फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, तो ये वाला बैक कार्बन, एक फ्रंट कार्बन और एक बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन से एक CH3 और दो हाइड्रोजन, एक CH3 और दो हाइड्रोजन। अब बैक वाले कार्बन की बात करें तो बैक वाले कार्बन से ये बैक वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, और बैक वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, बैक वाला कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक CH3, तो जोड़ देते हैं दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और एक CH3, ये बन गया ऐसा। अभी देखो यहां पे सभी ने, हाइड्रोजन को इस, हाइड्रोजन ने इसको, और CH3 ने CH3 को, सभी ने एक दूसरे को ढक रखा है। तो ये है इक्लिप्स्ड, ये हो जाएगा इक्लिप्स्ड। अब देखो एक काम करते हैं, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। अब जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रंट वालों को फिक्स कर दिया, बैक वाले को, फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया, ये तो जो CH3 यहां पे था वहीं पे है, हाइड्रोजन भी अपनी पोजीशन पे, और बैक वाले कार्बन पर देखें तो अब ये वाला CH3 आ गया यहां पे, हाइड्रोजन आ गया यहां पे, ये हाइड्रोजन आ गया यहां पे, ये ऐसा बन गया। देखिए इससे पहले क्या होता था, जब हम 60 से रोटेट करते थे तो आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाता था। ये इक्लिप्स था, ये बना स्टैगर्ड, ठीक है ना, ये बना स्टैगर्ड बना। अब देखो फिर से 60 से रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या इस बार भी सेम बन जाएगा या डिफरेंट बनेगा। तो देखो इस बार फिर से 60 से रोटेट किया, अब CH3 तो अपनी ही पोजीशन पर, CH3 H, और ये वाला जो CH3 था अब वो आ चुका है यहां पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं
तो अब CH3 अपनी पोजीशन पे, हाइड्रोजन भी अपनी पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन भी, और ये वाला CH3 आ गया यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे और हाइड्रोजन यहां पे। पिछली बार क्या होता था, आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता था, आइडेंटिकल बनते थे। यहां पर देखिए ये इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये वाला इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। बट आप बताइए क्या ये दोनों इक्लिप्स्ड है, ये दोनों इक्लिप्स्ड हैं, पर क्या ये दोनों इक्लिप्स एक जैसे हैं? जरा एक बार चैट में लिखकर बताइए, क्या ये दोनों इक्लिप्स एक जैसे हैं? नहीं। यहां पर CH3 के पीछे CH3 है, जबकि यहां पर CH3 के पीछे हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो है ना, ये कहलाता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये हो जाएगा फुली इक्लिप्स्ड, क्योंकि सबसे बल्की ग्रुप को पूरा का पूरा CH3 ने CH3 को ढक रखा है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को, यहां पर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को। लेकिन यहां पर CH3 है और सामने हाइड्रोजन है, तो क्या बड़े CH3 को पूरा हाइड्रोजन ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। तो ये है फुली इक्लिप्स्ड, और इस बार ये जो बना है इसको कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, दोनों स्टैगर्ड है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है। यहां पर दोनों CH3 60 पर हैं, यहां पर दोनों CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो अब ये वाला जो स्टैगर्ड है, इस स्टैगर्ड को एंटी कहते हैं, एक नया नाम दे दिया, इस स्टैगर्ड को एंटी कहते हैं। और ये वाला जो स्टैगर्ड है, इस स्टैगर्ड को गॉच कहते हैं। तो अब 4 बन गए, फुली इक्लिप्स्ड, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंटी। अब देखो, अगर मैं इसको फिर से 60 पे रोटेट करता हूं, अगर फिर से 60 डिग्री पर रोटेट करता हूं, तो देखो जरा कैसा बनेगा। अगर फिर 60 पर रोटेट कर दें, और अब ये CH3 अपनी पोजीशन पर, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब ये वाला जो CH3 था वो यहां आ जाएगा, CH3 H और ये H। फिर से इसको 60 पर रोटेट कर दें, अगर फिर से 60 पर रोटेट कर दें, तो अब देखिए ये CH3, ये H, ये H, अब ये वाला CH3 आ गया यहां पे, ये H और ये H। अब देखो, जैसे ये पार्शियली इक्लिप्स्ड था, वैसे ये वाला भी पार्शियली इक्लिप्स्ड है। जैसे यहां पे CH3 के पीछे H, H के पीछे CH3, CH3 के पीछे H के पीछे CH3, तो ये वाला भी क्या मिला हमें? ये वाला भी हमें मिला पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। और ये हमें मिला फिर से एक गॉच की तरह, CH3 60 पे थे, ये भी। तो टोटल अगर डिफरेंट पूछा जाए कि डिफरेंट कितने मिले, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 आइडेंटिकल हैं, 2 और 6 आइडेंटिकल हैं। ठीक है, फिर से 60 पर रोटेट कर दोगे अगर, तो अब ये CH3 के पीछे CH3 आ जाएगा, फिर से फुली इक्लिप्स्ड आ जाएगा। तो डिफरेंट कितने बने? डिफरेंट तो 4 ही बने हैं, एक फुली इक्लिप्स्ड, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड एंटी। नोट कीजिए, फिर देखते हैं कि इनमें से स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम इन सभी कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन के बेसिस पर। अब देखिए, अगर 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, यहां पे 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल ले लिया जाए, ठीक है, अगर डायहेड्रल एंगल
डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल होने पर यह बनेगा फुली इक्लिप्स्ड। 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर फुल इक्लिप्स बनेगा। अब देखिए, अगर डायहेड्रल एंगल 60 है तो 60 पर गॉच मिलेगा, तो 60 पर गॉच मिला। फिर अब देखिए, अगर यहां पे दोनों CH3 के बीच में 120 का एंगल है तो पार्शियली इक्लिप्स्ड, और अगर दोनों के बीच में 180 एंगल है तो एंटी। तो ध्यान से देखिएगा, 0 पे मिला फुल इक्लिप्स्ड, 60 पर गॉच, 120 पर पार्शियली इक्लिप्स्ड, और 180 पर, फिर से 180 पर हमें एंटी मिल जाएगा। अब अगर फिर से 60 पर रोटेट करें, फिर से 60 यानी 240 पर रोटेट कर दें तो अगेन पार्शियली इक्लिप्स मिल जाएगा। तो 240 पर पार्शियली इक्लिप्स, 300 पर गॉच, और अगर 360 पर रोटेट कर दिया जाए तो अगेन एंटी कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब अगर हम टॉर्सनल स्ट्रेन देखें तो देखिए, फुल इक्लिप्स में दोनों CH3 पास पास है, तो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है। इंटीमर देखें तो यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगा। यहां पर देखिए, इंटी पर दोनों CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो चाहे वो टॉर्सनल स्ट्रेन हो या स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम होगा। और फुल इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मैक्सिमम होगा। तो टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मैक्सिमम है फुल इक्लिप्स में, दोनों मिनिमम है स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन एंटी पर। अब देखिए, पार्शियली इक्लिप्स्ड और गॉच। पार्शियली इक्लिप्स्ड की बात करें तो ये भी इक्लिप्स्ड है, यहां पर देखिए ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, राइट, और ये फुली इक्लिप्स्ड है। इन दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, स्टेरिक स्ट्रेन भी लगेगा। यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है, स्टेरिक स्ट्रेन भी कम है, तो इन दोनों में ही टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन इंटरमीडिएट है, दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। फिर भी फुली जो पार्शियली इक्लिप्स्ड है इसमें ज्यादा होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन मोर है, और इनमें कंपैरिजन में लेस है। और यही रीजन है कि अगर हम सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन फुल इक्लिप्स में, और जब फुल इक्लिप्स में स्ट्रेन सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। फुल इक्लिप्स्ड मिनिमम स्टेबल है। और एंटी की बात करें तो एंटी में हर टाइप की स्ट्रेन मिनिमम है, तो एंटी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब देखिए, गॉच की अगर हम बात करें तो गॉच स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, यहां पे इंटरमीडिएट है, बट पार्शियली इक्लिप्स्ड कंपैरिजन में लेस है। तो एंटी, देन गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुली इक्लिप्स्ड, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस नोट कीजिए, फिर इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। स्टेबिलिटी में सबसे नंबर 1 पर होगा एंटी, नंबर 4 पर होगा फुल इक्लिप्स, 2 पर होगा गॉच, और 3 पर होगा पार्शियल इक्लिप्स्ड। अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे बनाए हम तो यहां पर देखिए, अब देखिए, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे अनस्टेबल या सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा फुल इक्लिप्स्ड। फुल इक्लिप्स्ड की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेगी,
फुल इक्लिप्स्ड की एनर्जी मैक्सिमम है। और अगर एनटी की बात करें तो एनटी की एनर्जी मिनिमम है। इसके बाद अगर फुल इक्लिप्स में, जैसे यहां पे 0 डिग्री एंगल पर फुल इक्लिप्स बनेगा 60 पर गॉच, ठीक है, 60 पर गॉच, 0 पर फुल इक्लिप्स्ड, यहां पे 180 पर, 60 पर, 120 पर, 240, 300 और 360, 300 और 360। तो अब देखिए फुल इक्लिप्स कब मिलेगा? 0 डिग्री एंगल पे और 360 एंगल पर। अगर हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं तो 60 डिग्री एंगल पर मिलेगा गॉच, 120 पर मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, 240 पर भी पार्शियल इक्लिप्स्ड, 300 पर गॉच मिलेगा। तो अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। फुल इक्लिप्स्ड 60 पर गॉच मिला, 60 पर गॉच मिलेगा, फिर 120 पर पार्शियल इक्लिप्स्ड, 180 पर एंटी, 240 पर फिर से पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर 300 पर फिर से गॉच और 360 पर फिर से फुल इक्लिप्स मिल जाएगा। तो स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड और फिर फुल इक्लिप्स्ड। ये इनका एनर्जी का सीक्वेंस होगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पर हम थीटा यानी डायहेड्रल एंगल देख रहे हैं और यहां पर हम एनर्जी देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे एंटी और गॉच इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड की एनर्जी भी ऑलमोस्ट इक्वल है। एंटी और गॉच ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म है। पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म है। तो एंटी और गॉच की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अब देखिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उन सभी केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए एंटी और गॉच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हमारे पास दो ग्रुप है एक्स वाई, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला अगर देखें तो ये एंटी फॉर्म है। और अगर x और y, अगर x और y 60 डिग्री एंगल पे हैं तो ये कंफर्मेशन है गॉच फॉर्म। ठीक है, और देखिए
अब देखिए, अगर यहां पे X है, ये Y है, इन पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये है, इस बार ये है गॉच फॉर्म X Y, ये है इंटीफॉर्म। अब देखिए, नॉर्मली इंटी और गॉच में इंटी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर X और Y के बीच में, X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अगर X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ऐसे केस में अब गॉच की स्टेबिलिटी इंटी से ज्यादा होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इंटी ज्यादा स्टेबल है, फिर गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुली इक्लिप्स्ड। लेकिन अगर X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो फिर गॉच की स्टेबिलिटी इंटी से ज्यादा हो जाएगी। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर X और Y हैं, अगर X और Y हैं, अगर X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तब गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाएगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तब एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर X और Y की जगह 2 CH3 लगा दिए जाएं, तो अब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहां पर OH लगा दिया जाए, तो अब गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। और देखिए, अगर X और Y के बीच में, X और Y के बीच में सीधी सी बात यह है, अगर X और Y के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, X और Y के बीच में रिपल्सन लग रहा है, तो एंटी ज्यादा स्टेबल है। अगर X और Y के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या अट्रैक्शन लगता है, तो फिर गॉच ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे 2 CH3 हैं, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों Cl हैं, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों NH3 पॉजिटिव हैं, अगर दोनों NH3 पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव आयन, इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो तब ज्यादा स्टेबल होगा जब ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर एक NH3 पॉजिटिव है और एक COO नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब गॉच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर दोनों COO नेगेटिव हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर एक OH है, एक CHO है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, गॉच ज्यादा स्टेबल होगा। एक OH है, एक Cl है, एक NH2 है, एक OH है। कहीं पर भी दो ऐसे केस जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उन सभी में गॉच ज्यादा स्टेबल है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तब इंटी ज्यादा स्टेबल होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, ध्यान रखिएगा। अगर दो ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एनर्जी रिलीज होगी, और उन सभी केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी इंटी ज्यादा हो जाएगी। नोट कीजिए ये चार्ट, फिर कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल का कौन सा कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी या गॉच? तो ध्यान दीजिएगा जरा। अब इस बार दोनों OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो अब देखिए, ये यहां पे OH है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर यहां पर भी OH है, ये H, ये H, तो ये वाला है एंटी फॉर्म, ठीक है। और देखिए, अगर यहां पे
गॉच बनाते हैं, यहां पे OH और यहां पे OH। तो अब यहां पे CH2 है, पहले फ्रंट में कार्बन है, और अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जब कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो एंटी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएंगे, दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, गॉच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करता है, और जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज कर देगा तो अब इस केस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाएगी। तो अब सीक्वेंस हो जाएगा गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुल इक्लिप्स्ड, ये सीक्वेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल गॉच में बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है या तो 5 या 6 मेंबर रिंग बने। यहां पे 1 2 3, पीछे वाला कार्बन 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, और इसलिए यहां पर गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास CH2COOH है और CH2COOH है, अब देखिए दोनों COOH है, अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में एसिड आयनाइज नहीं होगा, और अगर बेसिक मीडियम में रखते हैं तो एसिड आयनाइज हो जाएगा। तो अगर एसिडिक मीडियम में रखें तो ये CH2COOH CH2COOH के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम लिया जाए तो ये CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए, अगर दोनों COOH है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा गॉच फॉर्म, देन एंटी, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुल इक्लिप्स्ड। लेकिन अगर इसी को बेसिक मीडियम में रखा जाए तो ये दोनों एनायन बन जाएंगे, और एनायन के बीच में रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन है तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुल इक्लिप्स्ड। नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास CH2NH2 है और इस मॉलिक्यूल में देखा जाए, इसको भी सिमिलरली हम एक बार एसिडिक मीडियम में रखते हैं और एक बार बेसिक मीडियम में। तो जब एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो CH2 स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट होकर के NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों केटायन बन जाएंगे। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में रखें तो बेसिक मीडियम में तो बेस रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये NH2 ही एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, दोनों NH2 हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो सबसे ज्यादा गॉच, देन एंटी, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुली इक्लिप्स्ड। लेकिन एसिडिक मीडियम में केटायन बन चुका है, और केटायन के बीच में रिपल्सन होगा, और अब इस रिपल्सन के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी, देन गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुल इक्लिप्स्ड। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, कंफर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। तो पहले यार बना लेते हैं 2,3 ब्यूटेन डाइऑल कैसा दिखेगा। 4 कार्बन है, तो ये देखिए 4 कार्बन बना लिया, 2 पर और 3 पर OH लगा है, तो ये CH3 CH OH CH3। अब ध्यान से देखिएगा,
सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन वो होगा जहां पर दोनों OH गॉच पोजीशन पे रहें और दोनों CH3 क्या होना चाहिए, OH, दोनों OH गॉच पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि जब गॉच पोजीशन पर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और दोनों CH3 एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर OH तो गॉच पोजीशन पर है पर दोनों CH3 एंटी पोजीशन पर नहीं है, तो ये स्टेबल तो है, लेकिन एक इससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता है जब ये दोनों CH3 भी एंटी पोजीशन पर हो जाएं। बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर तो दोनों OH ही एंटी पोजीशन पर है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल हो नहीं सकता, इससे ज्यादा स्टेबल तो यही है। यहां पर देखिए, दोनों OH गॉच पोजीशन पर हैं, दोनों OH गॉच पोजीशन पर हैं और दोनों CH3 भी एंटी पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो जहां पर दोनों OH गॉच पोजीशन पे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है और दोनों CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन भी कम है और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, OH गॉस तो बन रहा है लेकिन दोनों CH3 भी पास पास हैं, जिनके कारण रिपल्सन होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मेशन ऑफ कन्फर्मर ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बना लेते हैं अब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब देखो, इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो हम कार्बन 1, 2 और कार्बन 3 के बीच में देख लेते हैं, इनके कार्बन के बीच में। अब अगर मैं फ्रंट कार्बन को सर्कल से बनाता हूं, ठीक है, डॉट से, और बैक कार्बन को सर्कल से, तो देखो ये फ्रंट कार्बन से 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन, और बैक वाले कार्बन से भी सिमिलरली 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन। अब देखते हैं इनमें से कौन सा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो देख लेते हैं, ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल, तो 1, 2 और 3 मिथाइल हैं जो फ्रंट कार्बन से जुड़े हैं, और बैक वाले कार्बन से तीनों हाइड्रोजन अटैच्ड है, तीनों हाइड्रोजन है। अब इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखें तो क्या नाम हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 कार्बन की चेन है, तो इस कंपाउंड का नाम तो हो गया 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन, तो प्रोपेन। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। अब चलो इसको देखते हैं। यहां पर फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं, तो फ्रंट कार्बन से 3 मिथाइल जोड़ दिया। बैक वाले कार्बन से, ये बैक वाला कार्बन, इससे 1 तो मिथाइल जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये ऐसा है। अब देखिए जरा क्या नाम हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन है। इस बार सेकेंड नंबर पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसको देखते हैं। पहले फ्रंट कार्बन से देखो, फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, आप कहेंगे सर फ्रंट कार्बन से 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। ये बैक वाला कार्बन है, बैक वाले कार्बन से भी 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। अब अगर इस कंपाउंड का हम नेम लिखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन, 2 पर और 3 पर मिथाइल है, तो यस ये मॉलिक्यूल है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले आप इसको फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर फ्रंट कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं, 3 मिथाइल जोड़ लिया। बैक वाले कार्बन से क्या जुड़े हैं, आप कहेंगे सर बैक वाले से भी 3 मिथाइल जुड़े हैं, ये बैक वाले से भी 3 मिथाइल जुड़े हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर और 3 पर, मतलब 2,2
3 4 मिथाइल हैं, 2 2 3 3, इस बार 4 मिथाइल हैं, तो टेट्रा मिथाइल, टोटल 4 कार्बन, ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कंफर्मेशन जो दिया हुआ है ये न्यूमैन में दिया है, न्यूमैन से इसको सॉहॉर्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कीजिए और फिर फाइंड कीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। कर पाएंगे क्या? चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वंडरवॉल स्ट्रेन? तो जहां पर बल्कि ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे वहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन दोनों ही मिनिमम होगी। तो यार साफ दिख रहा है, यहां पर तो CH3 सभी एक दूसरे को ढक रहे हैं। यहां पर देखिए मैक्सिमम बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो दोनों CH3 फ्रंट वाला बैक वाला मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। यहां पर भी फ्रंट वाला और बैक वाला मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। यहां पर देखेंगे तो फ्रंट एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, लेकिन ये दोनों पास पास हैं और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन वो होगा जहां पर मैक्सिमम बल्कि ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, उनके बीच में जहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर? हमारे पास कुछ कन्फर्मर दिए हैं, यहां पे देखना है मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल वो होगा जहां पे बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। अब देखो यहां पे ये Cl फ्रंट वाले पे और बैक वाले पे ये 180 पर है, ये फ्रंट वाले पर CH3, ये बैक वाले पर CH3, ये भी 180 पर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, दोनों CH3 पास हैं, Cl भी पास हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी Cl पास पास है, CH3 भी पास पास है, यहां पर तो सबने एक दूसरे को ढकी रखा है और इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे C2 इज रोटेटेड क्लॉकवाइज 120 डिग्री अबाउट C2 एंड C3, द रिजल्टिंग कन्फर्मर इज। तो अभी अगर देखें तो इनके बीच में 180 एंगल है, तो अभी कन्फर्मेशन है NT। अब इसको अगर 120 से घुमा दिया जाए, 120 से घुमा दिया जाए तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH3 अपनी पोजीशन पर है, ये दोनों हाइड्रोजन भी अपनी पोजीशन पे हैं। अगर 60 से घुमा देंगे तो पार्शियली क्लिप्स बनेगा, और अगर 120 से घुमा दें तो ये CH3 यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अब दोनों CH3 एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर हैं, तो ये जो कन्फर्मर बना है ये गॉच है, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 3 मेन कन्फर्मेशन ऑफ एंटी गॉच एंड इक्लिप्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखो यार ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, और अभी मैंने आपको बताया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल में OH OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है गॉच, फिर है एंटी, फिर है पार्शियली क्लिप्स्ड, और फिर है फुली क्लिप्स्ड। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है सबसे ज्यादा एंटी, फिर गॉच, और फिर दोनों ही क्लिप्स पार्शियल क्लिप्स्ड और फुली क्लिप्स्ड, ये दोनों लास्ट में आएंगे, एंड हेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज्यादा एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियली क्लिप्स्ड एंड देन फुली क्लिप्स्ड। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इक्लिप्स फॉर्म ऑफ प्रोपेन रिपीटेड आफ्टर रोटेशन ऑफ। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन किया भी हमने, यहां पे CH3 है, O की जगह CH3 है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और ये बैक कार्बन। बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये इस तरह से, ये। तो अगर हम यहां पे फॉलोइंग इक्लिप्स, ये इक्लिप्स है, अगर हम 60 डिग्री से हटाएंगे, अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, यहां पर यहां पे H है, अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बैक वाला फिक्स कर दिया, बैक वाला फिक्स कर दिया, ये मिल गया, ये स्टैगर्ड है 60 से रोटेट करने पर।
और अगर फिर से 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो अगेन आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री एंगल, अगेन आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री एंगल, अब ये वाला जो हाइड्रोजन था वो पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो अगर 120 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो हर 120 डिग्री एंगल से रोटेट करने पर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 120 डिग्री एंगल। सो इट्स ऑल अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।